नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। पिछले साल कोरोना का ऐसा ही कहर आया था। मुझे याद है यह वक्त वो था जब देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। पिछले साल कोरोना की जो लहर थी, ठीक यही वक्त था जब लॉकडाउन हो चुका था। कोरोना की लहर थमी तो उसी वक्त यह कहा गया था कि भाई कोरोना की और भी लहरें आएंगी। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी की? 1 साल का वक्त मिला। इस 1 साल में झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या थी? क्या कोई बता सकता है? चलिए स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप मुझे बताइए कि 1 साल में आपने क्या तैयारी की है? स्वास्थ्य सचिव साहब, आप बता सकते हैं कि कोरोना को लेकर के राज्य में क्या तैयारी थी? आपकी तैयारी की पोल तो इसी से खुल जा रही है कि टेस्ट के लिए आपको सैंपल भुवनेश्वर भेजने पड़ रहे हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि मुख्यमंत्री ने स्टैंड ले लिया। आपकी तैयारी तो ऐसी है कि आपकी तैयारियों पर हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है और कैसी कैसी टिप्पणियां आ रही है वो तो आप सुन ही रहे होंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आज की स्थिति, अगर हम बात करें आज की स्थिति की, तो 8 से 10 एम्बुलेंस लाशों को लिए हुए मुक्तिधाम के बाहर इंतजार कर रहे हैं। 8 से 10 लोग अपने मरे हुए परिजनों को गोद में सर रखे हुए कोविड पॉजिटिव इंतजार कर रहे हैं रिम्स में कि कोई आएगा तो इनका अंतिम संस्कार होगा। जिन्होंने 15-15 दिन पहले, 1-1 महीने पहले अपनी टेस्ट करवाई है, उनके रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी रिपोर्ट शायद आएगी भी कि नहीं आएगी। ये तो आपकी तैयारी है। आपसे और क्या उम्मीद करें? और जिस लिहाज से स्थितियां बिगड़ रही हैं, मुझे यह कहने में कतई शर्म नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं रांची वुहान बन जाए। सबसे पहले आज की तस्वीरों को दिखाती हुई यह रिपोर्ट देखिए आप। डरिए, आपका डरना जरूरी है। चुनाव वाले राज्यों में कोरोना नहीं है क्या? कोरोना अफवाह है, कोरोना कुछ नहीं है। ये सब बहाने अब नहीं चलेंगे। अब तो मरने की जगह भी कम पड़ रही है। हर मुक्तिधाम की ये तस्वीर देखिए। शमशान घाटों में स्थिति काफ़ी दुखद है और चिंतनीय भी है। ये हरमू मुक्तिधाम है जहाँ पर कोविड से जो संक्रमित थे मरीज जिनका निधन हो गया, उनका दाह संस्कार परंपरागत तरीके से उनके परिजन करने आए हैं। लेकिन एक दुखद बात यह है कि एक लंबी लाइन लगनी पड़ रही है। एक मशीन शायद ख़राब है, एक ही बिजली से गैस आधारित जो यहाँ पर दाह संस्कार करने की व्यवस्था है। यहाँ पर कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 1 से 1.5 घंटा हो गया है अभी, और अभी भी नंबर चल ही रहा है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कर लें। स्टाफ अच्छे हैं लेकिन व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। आपको भी वेट करना पड़ना है। जी, मशीन खराब है कि क्या है? आप लोगों को क्या कहा गया है यहाँ पे कि मशीन एक खराब है? यही बोला गया है। इतना देर से खड़े हैं, बताइए। परेशानी हो रहा है हम लोग को। अगर दोनों मशीन रहती तो काम जल्दी होता। ऐसे ही पेशेंट को लेके आए हैं, वैसे ही परेशानी हो रहा है, और इधर ये सब परेशानी बताइए। आपके जो लोग थे, मतलब जिनका निधन हो गया, वो कोविड से थे? जी, कोविड से। अच्छा, आप यहाँ के हैं? आप इधर आइए, आप जरा सा। आपके भी मतलब कोविड से पेशेंट लेके आए हम। कोविड पेशेंट लेके आए हैं, मतलब उनका दाह संस्कार होना है। तो कितना समय लग रहा है? बस 2 घंटा हो रहा है। आया हुआ 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो रहा है। और अभी तो वो पेशेंट जो जिनका निधन हो गया, उनके बच्चे का मैंने परिवार के लोग है यहीं पे। यहीं पे हाँ जी। वेट करना पड़ रहा है लंबा, क्योंकि एक मशीन खराब है। क्या क्या है? हाँ, एक ही मशीन चल रहा है। मशीन चल रहा है। मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो ये अब आंकड़े देखिए मरने वालों का। हर मुक्तिधाम में पिछले 10 दिन में 204 शव जले। कहा जा रहा है कि इनमें से 84 लोग कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ मौखिक है। यह आंकड़ा प्रामाणिक नहीं है। यह आंकड़ा शमशान घाट पर कार्य में लगे लोगों से बातचीत पर आधारित है। इस आंकड़े का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। धुरवा शवदाह स्थल पर भी 10 दिन में 28 शव जले। इनमें से कितने कोविड पॉजिटिव शव थे, आंकड़ा स्पष्ट नहीं है।
अब डोरंडा कब्रिस्तान का आंकड़ा देखिए। 6 अप्रैल को यहां 3 शव दफन हुए। 7 अप्रैल को यहां 1 शव दफन हुआ। 8 अप्रैल को यहां 1 शव दफन हुआ। 9 अप्रैल को यहां 2 शव दफन हुए। 10 अप्रैल को यहां 2 शव दफन हुए। 11 अप्रैल को यहां 2 शव दफन हुए। अब रातू रोड कब्रिस्तान का आंकड़ा देखिए। 1 अप्रैल को यहां 1 शव दफन हुआ। 3 अप्रैल को यहां 2 शव दफन हुए। 4 अप्रैल को यहां 1 शव दफन हुआ। 5 अप्रैल को यहां 5 शव दफन हुए। 6 अप्रैल को यहां 1 शव दफन हुआ। 7 अप्रैल को यहां 14 शव दफन हुए। 8 अप्रैल को यहां 7 शव दफन हुए। 9 अप्रैल को यहां 6 शव दफन हुए। 10 अप्रैल को यहां 12 शव दफन हुए और 11 अप्रैल को यहां 10 शव दफन हुए। अब इनमें से कितनी मौत कोरोना से हुई ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये आंकड़े डराने वाले हैं। हमने रांची के रातू रोड कब्रिस्तान में एक शख्स से बातचीत की और जो बातचीत हुई आप सुनिए। ये बहुत बुरा हाल है स्थिति का। पहले में क्या होता था कि महीना में आपको 15-20 रहते थे, अभी ऐसा हुआ जा रहा है कि 7, 8, 10, 13, 14 समझे ना। उसमें कोविड 2 हो रहा है, एक हो रहा है। इधर 4 दिन के लगातार कोविड भी आ रही है और अति भी आ रहे हैं। कल हम लोग 13 किए हैं, परसों उससे पहले 9 किए हैं, उसके बाद फिर 13 किए हैं, फिर 12 किए हैं, फिर 10 किए हैं, 8 किए हैं। इस टाइप का एक साथ आज आपका जाके 10 है। 3 कोविड है, 7 ऐसे हैं जी। अभी 2 हम लोग को टाइम नहीं मिलने के वजह से रात में हम लोग को बोला जा रहा था, रात में हम लोग उसको कैंसिल कर दिए। वो 2 सुबह 10 बजे का हुआ। रांची के रिम्स में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ रहे, लोगों की मौत तो हो रही है पर उनके शव यूं ही पड़े रह जा रहे हैं। अब ये सुनने और देखने के बाद भी क्या आप चुनाव वाले राज्यों में कोरोना नहीं है क्या? कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। कोरोना अफवाह है जैसे बहाने बनाएंगे, क्योंकि अगर अब भी आप नहीं मानेंगे तो सच में वुहान बन जाएगी रांची। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, मैं पूछता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आपकी तैयारी क्या थी? मुझे बता दीजिए, जनता को बताइए कि आपकी तैयारी क्या थी। टेस्ट के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है और आप कहते हैं कि आप तैयार थे। स्वास्थ्य सचिव साहब, ईमानदार स्वास्थ्य सचिव साहब, दोनों हाथ जोड़ करके, क्या तैयारी थी आपकी? क्या तैयारी थी आप बताइए। पूरी की पूरी ट्रेन आती है रांची मुंबई से, 2500 लोग वहां से चलते हैं, यहां पर मात्र 32 उतरते हैं। बाकी कहां उतरते हैं, कैसे उतरते हैं, आप अंदाजा लगाइए। आप सोचिए कि रांची में एक ट्रेन आती है मुंबई से चल करके, एक ट्रेन में 32 लोग तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। मैं कहता हूं कि उस ट्रेन में 100 लोग ही थे, पर रांची स्टेशन पे मात्र 32 लोग उतरे, बाकी कहां गए? उनमें से अगर एक भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसने कितने लोगों को कोरोना बांटा होगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसका जिम्मेदार कोई तो होगा, कोई तो जवाबदेह होगा। रांची के रिम्स में अभी भी कम से कम 10 से 15 लोग अपने परिजनों का शव लिए इंतजार में हैं कि उनके अंतिम संस्कार के लिए वो करेंगे उनका अंतिम संस्कार। पिछले 24 घंटे से वो इंतजार में बैठे हुए हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। कौन है जिम्मेदार? और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप अपना मधुपुर का दौरा रद्द करते हैं। आपको मधुपुर बुलाया किसने था? आपका क्या जनाधार है मधुपुर में? आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या था कि आप रांची में रह करके, झारखंड में रह करके और स्वास्थ्य की समीक्षा करते हैं, या फिर मधुपुर का चुनाव प्रचार ज्यादा इंपॉर्टेंट था? यह आप तय करके बताइए, यह आपको तय करके बताना चाहिए। आज तक आप यह पता नहीं कर पाए, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग यह पता नहीं कर पाया कि कोरोना का स्ट्रेन कौन सा है, और आप सिर्फ बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं। क्या ये लंबी लंबी हाँकने से आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर आप सामने वाले को बोलने लगे कि उनकी तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही?
आम आदमी मास्क पहन के भी क्या करेगा, हाथ में सैनिटाइजर लगा के भी क्या करेगा। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची से, रिम्स से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ अरुण बर्नवाल धनबाद से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, और सत्यव्रत, हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे रिम्स के हालात और झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की क्या कहानी है, वो जो कटु सच्चाई है, क्या देख पा रहे हैं आप सत्यव्रत? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां होनी चाहिए वो शायद इस बार यानी कि कोरोना के दूसरे लहर में नहीं दिख रहा है। आज की अगर बात करें तो जिस तरह की भयावह तस्वीर देखने को मिली है, सुबह से मैं लगातार रिम्स और हरमू मुक्तिधाम में था, जिस तरह से पार्थिव शरीर घंटों पड़े रहे एम्बुलेंस में, उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। आप समझिए सारिफ कि अभी भी हरमू के मुक्तिधाम में 12 ऐसे पार्थिव शरीर हैं, कोरोना के संक्रमित हैं, जो कि अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं, मुखाग्नि का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में अभी भी 10 ऐसे कोरोना के पॉजिटिव पार्थिव शरीर हैं, जिसका अंतिम संस्कार होना है। मैं आपको बता दूं अभिषेक कि मेरे पीछे जो ट्रॉमा सेंटर है, अगर कल की बात करें, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि मेरे पीछे जो रिम्स का ट्रॉमा सेंटर है, उसने अपने जीवन में कल रात जो भयावह तस्वीर देखी है, कल रात जो रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के लिए अंधेरी रात थी, करीब 15 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में, और यही कारण है कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग को जो तैयारियां करनी चाहिए वो खैर नहीं होता हुआ दिख रहा है, और इस बार पूरी तरह से लापरवाह है स्वास्थ्य विभाग। आप समझिए कि इतनी बड़ी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं, और वैसे में सत्यव्रत, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, पढ़े लिख, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे साथ एक शख्स फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 24 घंटे से अपने परिजन के दाह संस्कार के लिए परेशान है। इनके परिजन थे जो कि कोविड पॉजिटिव थे, उनका देहांत हो गया, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि जिंदगी के बाद मौत तो मुक्ति होती है, लेकिन देखिए रांची में मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिल पा रही, मुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। वो अनाम शख्स मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने थक हार करके और न्यूज 11 भारत से संपर्क किया कि सर आप इस खबर को दिखाइए। मैं चाहता हूं कि स्वास्थ्य सचिव इनकी बात को सुने, स्वास्थ्य मंत्री आप भी इनको सुने कि मधुपुर ज्यादा जरूरी है या ये लोग जो फरियाद कर रहे हैं इनकी बात सुनना ज्यादा जरूरी है, ये आप तय करिएगा और जनता तय करेगी। जी सर, बोले, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, बहुत परेशानी में है हम लोग। कल शाम 6 बजे हमारे बड़े पिताजी का निधन हुआ है, और अब तक हमें शव नहीं सौंपा गया है। पता चल रहा है कि रांची मुक्तिधाम में जो इलेक्ट्रिक से जहां पर शव को जलाया जाता है, वो जगह खराब हो चुकी है, और अब वहां पर भी कुछ लाशें वहीं पर खड़ी हुई है। रिम्स की गाड़ियां वहीं खड़ी हुई है, वो वापिस आएंगी तो यहाँ से गाड़ी जाने का अच्छा, निर्देश दिया रिम्स में जाएगा। सर, रिम्स में आपके आसपास और कितने शव पड़े हुए थे, कितने लोग अभी भी इंतजार में हैं? अब आज शाम 6 बजे तक मैंने जो शव वहां गिनती की है, 10 शव अब तक वहां पड़े हुए हैं। 10 शव अब तक वहां पर पड़े हुए हैं। रिम्स में आपने किससे फरियाद की? क्या उधर से कोई सकारात्मक जवाब, कोई जवाब, कुछ कोई बोलने वाला? रिम्स में बस एक ही जवाब मुझे मिला। मैंने जहां पर भी गया, मैं जिनसे भी बात की, मैंने एक ही जवाब मिला कि शुरुआत में मुझे 2 बजे तक मुझे ये जवाब मिला कि वहां पर बहुत भीड़ है, वहां से एक निकलेगी गाड़ी, तो फिर एक गाड़ी इधर से हम भेजेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से हम भेज देंगे तो वहां जाम लगेगा, वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। वहां से पहले एक गाड़ी निकलेगी तो फिर मैं दूसरे गाड़ी भेजूंगा। इंतजार करता रहा 8 बजे सुबह से इंतजार करता रहा। फिर 2 बजे जब पूछताछ की कि अब कब, जबकि 2 बज चुके हैं, अब कब, तो पता चल रहा है कि अब आपका नहीं होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत सौदागरी में कुछ खराबी आ चुकी है। अब अभी कुछ नहीं बताया जा सकता कि आपका कब होगा। इस बीच में न्यूज 11 के एक संवाददाता वहां से गुजर रहे थे, उनसे हमने कहा कि सर ये देखिए हमारी जैसी समस्या है, तो उन्होंने ये खबर न्यूज 11 पे चलवाई, और जो चीज आप अभी दिखा रहे हैं सर, ये चीज उन्होंने बताया कि ये स्थिति है रांची में, भयावह स्थिति है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक और शख्स हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिसके बाद कुछ पता
पता नहीं, अभी तक तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम ऐसे लोगों को राहत सुनाएं। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी, ये आपको तय करना है। एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका नाम नीलेश है। इन्होंने भी रिम्स की इस व्यवस्था को, स्वास्थ्य की इस व्यवस्था से ये भी पीड़ित हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है नीलेश जी? नमस्कार सर। हाँ, बोले नीलेश जी। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन रही है, स्वास्थ्य विभाग आपको सुन रहा है, सरकार आपको सुन रही है। एक आम झारखंडी की क्या परेशानी है, पूरा झारखंड जानना चाहता है। सर, मैं बताना चाहता हूँ, आज जो मैंने फेस किया है इस चीज को, कल शाम में 6 बजे मेरे बड़े पापा जी का देहांत हुआ कोविड की वजह से जी। और हम लोगों ने कल सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली थी इसकी, और उन्होंने कहा कि आज रात हो गई है, कल आपको बॉडी दी जाएगी। हम लोग आज सुबह 9 बजे से बैठे हुए थे, तो बैठने के बाद हम लोग सुबह से लेके शाम 6-7 बजे तक बैठे रहे हैं। हम लोगों को बॉडी नहीं दी गई ड्यू टू वहाँ पे पता हम लोग को चला कि वहाँ 100 ग्रह में खराब मशीन जो है वो खराब हो चुकी है। वहाँ भी काफी लंबी कतार थी, इस वजह से यहाँ बॉडी रिलीज नहीं की गई। हम लोगों को इतनी परेशानी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। और काफी बॉडीज थी जो जिनको रिलीज नहीं किया गया है, और हम लोग अभी भी रिम्स के बाहर ही बैठे हुए हैं। ये आश्वासन दिया गया है हम लोगों को कि 1 घंटे में 2 घंटे में आप लोगों को बॉडी आप लोगों को सौंपा जाएगा। तो सर, मेरा सवाल ये है कि अगर आम जनता के साथ ये हो रहा है जी, इतना परेशानी हो रहा है, ऐसे भी तो डेथ होता था सर, लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होती थी। लेकिन ऐसा होगा तो सर आगे कैसे जनता इसको कैसे फेस करेगी? जी बिल्कुल। चलिए नीलेश जी, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड में लोगों को इस समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी पीड़ा बताई। अब माननीय ईमानदार सचिव साहब, इतने बड़े राज्य झारखंड के स्वास्थ्य सचिव की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हमारे इस झारखंड के स्वास्थ्य कप्तान का जिम्मा निभा रहे हैं। क्या अगर मैं यहां बैठ करके आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो क्या मैं गलत हूं? क्या मैं गलत हूं? मुझे आप बता दीजिए, क्या मैं गलत हूं? अगर मुझे आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप आकर के मुझे कहिए कि हां, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने मुकम्मल तैयारी की थी, पूरी तैयारी की थी, लेकिन यह कोरोना ऐसा था कि इसमें यहां पर हमसे चूक हो गई, हम इसके यहां पर समझ नहीं पाए, वरना हमारे तरफ से ये तैयारी पूरी थी। क्या आप ये कहेंगे? बोलिए ईमानदार सचिव साहब, क्या आप कहेंगे कि हां, हमने ऐसी तैयारी की थी? ऐसे दर्शकों को हम एक बात बता दें, देखिए, हमारा आपको डराना कतई मकसद नहीं है। आपको मैं एक अच्छी बात बता देता हूं इस संक्रमण काल के दौरान में कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने खुद जिम्मा उठा लिया है। सोमवार को लगभग 250 बेड झारखंड को मिलेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई के साथ हैं सदर अस्पताल में। और इसके साथ ही अभी फिलहाल यह निर्देश आया है कि प्राइवेट अस्पताल 25% बेड जो है वो कोविड के लिए रखेंगे, लेकिन मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो प्राइवेट अस्पताल में यह संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बेड है कि नहीं है, बेड रहेंगे। मुख्य सचिव ने इसकी जिम्मेदारी संभाल ली है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हमने 1 साल में किया क्या? हमें 1 साल का वक्त मिला था। क्या मैं गलत हूं सत्यव्रत? क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने सारिफ अभिषेक कि जब कोरोना की संक्रमण की दस्तक हुई थी, यानी कि आज से 1 साल पहले, तब स्वास्थ्य विभाग ज्यादा मुस्तैद थी, रिम्स प्रबंधन ज्यादा मुस्तैद था। लेकिन उस 1 साल के दौरान जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से अब तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई सीख नहीं ली। यही कारण है कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिख रही हैं। आप बताइए अभिषेक कि जिस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि झारखंड में कोरोना का कौन सा स्ट्रेन चल रहा है, यानी कि कौन सा वह कोरोना का प्रजाति है जो कि लगातार लोगों को संक्रमित कर रहा है, अब तक इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है। सीक्वेंसर मशीन, वो मशीन जो कि कोरोना के प्रजाति की पता लगाती है, वो सीक्वेंसर मशीन अब तक राज्य में नहीं लगाया गया है।
क्या ये चीजें पहले से मुकम्मल नहीं की जानी चाहिए थी? क्या इन सभी चीजों की व्यवस्था पहले नहीं की जानी चाहिए थी? यही कारण है कि लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो चिकित्सक है अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं मरीजों के जान बचाने के लिए, लेकिन अब तक उन चिकित्सकों को यह नहीं पता है कि कोरोना का कौन सा प्रजाति है। यानी कि चिकित्सक भी जो है वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, लगातार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वैसे अगर उन्हें यह पता चल जाता है, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं। बहुत जरूरी है कि झारखंड के हर कोने की तस्वीर हम देखें। देखिए, धनबाद से अरुण बर्नवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं अरुण का रुख करूंगा कि अरुण, धनबाद में हालात कैसे हैं? धनबाद के हालात क्या कह रहे हैं? देखिए, यहां रांची में तो हमारे लिए डरने वाले हालात हैं, और सच में डर लग रहा है। डर इसलिए नहीं लग रहा है कि कोरोना, डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अव्यवस्था है। डर अव्यवस्था से लग रहा है, ऐसा नहीं है। लोगों को सबसे पहले अफवाह से बचना है कि भाई हमारा इलाज सिर्फ अस्पतालों में ही होगा। उनको घर पर भी उनका इलाज हो सकता है। कोरोना निशाना बना रहा उन बुजुर्गों को जो कि पहले से बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन जो अव्यवस्था है, ये अव्यवस्था स्थितियों को भयावह कर रहा है। अरुण, धनबाद की स्थितियां क्या हैं? देखिए, अभिषेक, धनबाद भी धीरे धीरे जिस स्पीड में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो यहाँ धनबाद के लोगों को डराने के लिए काफ़ी है। अब जो सरकारी व्यवस्था अब तक जो थी वो सारी जो कोविड हॉस्पिटल है कमोवेश वो फुल हो चुके हैं। जो दो जहाँ पे अभी जो पेशेंट है संक्रमित उनको जो भेजा जा रहा है, एक पॉलिटेक्निक निरसा के में जहाँ बनाया गया है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल उसमें, और दूसरा भूली जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे भेजा जा रहा है। दोनों ही जगह जो कम संक्रमित के मरीज पाए जाएंगे उनको भेजा जाना है, और गंभीर रूप से जो मरीज हैं उनको सेंट्रल हॉस्पिटल और PMCH का जो कैथ लैब है वहाँ, और छात्रावास है, PG का छात्रावास, वहाँ पे एडमिट करना है। इसके अलावा आज से धनबाद में ये एक अच्छी खबर है लोगों के लिए कि जो निजी अस्पताल हैं वहाँ भी लोगों को बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं कोविड के पेशेंट को। यहाँ भी अगर आपको सरकारी स्तर पर संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ आप अपना इलाज करा सकते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एशियन जलान हॉस्पिटल है, यहाँ भी लगभग 15 बेड कोविड पेशेंटों के लिए किया गया है। लेकिन देखिए, अभी जैसा कि अस्पताल के प्रबंधन से ये बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, उनका ये कहना है कि लाइन लगी हुई है पेशेंटों की, वो कहाँ रखेंगे मरीजों को वो समझ नहीं पा रहा है। तो मतलब समझिए आप ये कितना खतरनाक संकेत है कि यहाँ भी पेशेंट को एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस पीछे स्तर पे खड़े हैं, और टोटल 15 ही बेड है, जिसमें ICU और NICU दोनों मिलाकर है यहाँ पे, और पेशेंट लगभग बता रहे हैं जो 18 से 20 पहुँच गए हैं। तो जो कम संक्रमित के लोग हैं उन्हें यहाँ से हाथ जोड़कर वापस भेज दिया जा रहा है, और जो गंभीर रूप से पेशेंट गंभीर मरीज हैं उनको रखने की कोई ना कोई व्यवस्था की जा रही है। तो एक और जहां ये जिला प्रशासन के निर्देश पर प्राइवेट नर्सिंग होमों में आज के 5 प्राइवेट नर्सिंग होमों में कोविड के मरीजों का इलाज आरंभ हो गया, वहीं दूसरी ओर जो संख्या जो बढ़ रही है और जो मौतों का जो ग्राफ भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वो यहाँ धनबाद के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरे का संकेत दे रहा है। और जहाँ तक सरकारी व्यवस्था की जो आपने बात की, जो राज्य पूरे रांची की जो आपने बात कही है, कमोबेश धनबाद में भी उसी तरह के हालात हैं। जो डॉक्टर हैं तो बेड नहीं है, बेड है तो क्या व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में लोग कैसे बचाएं अपने आप को इस सेकेंड वेव जो खतरनाक स्थिति पहुंच चुका है इस कोरोना का, ये लोग खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। अरुण, एक बार मैं राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची के हरमू मुक्तिधाम से। मैं राजेश का रुख करूंगा कि राजेश, फिलहाल आपका कैमरा क्या कुछ देख पा रहा है? राजेश, क्या अभी भी स्थितियां कमोबेश वही हैं हरमू मुक्तिधाम में? स्थितियां उससे खराब हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो एक मशीन काम कर रही थी वो भी खराब हो गई, और अब ये स्थिति है कि यहाँ पर अंदर में ये जो इसके अंदर है 10 एम्बुलेंस है जिनमें सब पड़े हुए हैं और उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। प्रशासन की ओर से कुछ नहीं कहा गया, बस यही कहा गया है कि इनका लकड़ी के जो जिस प्रकार से एक परंपरागत तरीके से अंतिम संस्कार होता है वो घाघरा नदी में कराने का। तो ये लोग यहाँ पे हैं काफ़ी समय से, सुबह से ही। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि देखिए ये लकड़ी ले जाया जा रहा है, और ये लकड़ी जो है वही घाघरा इस ट्रैक्टर के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जहां जो सब हैं जो कोरोना संक्रमित के कारण निधन हुआ है वो उनका शवदाह होगा, उनके परिजन शवदाह करेंगे। ये एक बार राजेश वो तस्वीरें फिर से दिखाइए, एक बार वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। सिस्टम का शवदाह होते हम देखना चाहते हैं, दर्शक भी देखना चाहते हैं। वो तस्वीरें अगर आपके कैमरा देख सकता है तो उसे फिर दिखाइए कि सिस्टम लकड़ियां कैसे ढोता है, वो हम देखना चाहेंगे।
नहीं, वो तो ट्रैक्टर निकल गया जी, वो घाघरा के लिए, लेकिन अभी यहाँ से ही लकड़ियाँ ले गई। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि यह अगर कैमरा की नज़र वहाँ तक जा सकती है, ये एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि 10 एम्बुलेंस लगे हुए हैं जो घंटों से इंतजार कर रहे हैं, और एक ही मशीन थी जो काम कर रही थी, वो भी खराब हो गई। अब कब ठीक होगा इसका पता नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। लोग जो परिजन हैं, जो जिनके लोग गुजर गए हैं, वो लोग परेशान हैं कि क्या करें। बहुत लोगों को आश्वासन मिला है कि ये घाघरा में अंतिम संस्कार लकड़ी के माध्यम से किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से हैं? चुटिया से हैं रांची। आप आपके कौन थे जिनका निधन हुआ? हमारी चाची है। चाची, क्या कहा गया है यहाँ पर? मशीन खराब हो गई तो? मशीन खराब है तो कुछ तो लिखित रूप से कुछ नहीं बोला गया है। ये आश्वासन मिला है कि अभी ये सारे 100 को हम लोग घाघरा ले जाएंगे, वहाँ लकड़ी के माध्यम से जलाया जाएगा, दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये आपकी कौन जिनका निधन हुआ? हाँ, चाची हुई मेरी। इससे पहले भी आप बता रहे हैं किसी पर? एक चचेरा भाई भी एक्सपायर कर चुका है 2 दिन पहले। एक भर्ती भी है। एक भर्ती भी। देखिए क्या दुखद स्थिति है इस महामारी की। एक ही परिवार के आज माँ का निधन हुआ है, तो बेटा 2 दिन पहले उनका निधन हुआ, वो 42 साल के थे, और एक जो भाई है, मतलब इनके बेटे हुए, वो अभी पल्स में भर्ती हैं। तो ऐसी यही स्थिति है इस महामारी की। और भी लोग हैं। आप इधर आइए, आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? हम यहाँ पर माने 10:30 बजे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और क्या अभी क्या कहा गया आपको? अभी हमको कुछ नहीं कहा गया। ये तो माने आप लोग का, मीडिया वाला लोग का माने कुछ माने ये था, हेल्प था, इतना माने बोला कि इतना माने प्रशासन माने थोड़ा सतर्क हुआ। उसके बाद जा करके माने कुछ जो है लोगों ने सुबह से ही, दोपहर से ही ये चीज़ों को दिखाया है। हाँ, सुबह से ही दिखाया जा रहा है कि कभी माने मशीन चल रही है, उसके बाद मशीन माने जो बीच में खराब हो गई। फिर अभी तो मशीन खराब हो गई। हाँ, मशीन खराब हो गई, बीच में चल रही थी, उसके बाद उसको चालू भी किया गया, लेकिन वो टेस्ट हुआ, लेकिन कोई कारगर सक्सेसफुली नहीं हुआ। ठीक है, ये स्थिति है कि जिस प्रकार से। आपके कौन है यहाँ पे? हमारी सास है। अच्छा। मैं रांची से हूँ, और हमारी सास जो है एडमिट थी, कल रात को एडमिट हुई थी। डॉक्टर ने बोला कि वो क्वारंटाइन है, क्या टेस्ट भी प्रॉपर नहीं हो पाया था। उन्होंने बोला उसके तहत सुबह में एक्सपायर की बॉडी लेके आए हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। रांची लोकल के हैं। घंटों से यहाँ इंतजार। हाँ, घंटों से, सुबह से मैंने 10 घंटे हो गए। ये तो भला हो न्यूज 11 का, जिनके एक्शन से ये जो है कुछ प्रशासन सतर्क हुआ और कार्य हो रहा है। अन्यथा तो सुबह से सब लोग इंतजार कर रहे थे। अगर न्यूज 11 नहीं आया होता तो ये भी कार्यक्रम जो अभी चल रहा है, लग रहा है कि अभी कुछ उम्मीद बनी हम लोगों की कि हम लोगों ने जो दिन से ये व्यवस्था को दिखाया है कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। एक तो उनके लोग, उनके प्रियजन गुजर गए, वो दर्द तो है ही, साथ ही सबको मुक्ति के लिए जो एक पारंपरिक प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। इनका दर्द कितना बढ़ गया होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा जा है। तो ये स्थिति है अभिषेक। बिल्कुल। और प्रशासन जो है ये स्थितियां बहुत डराने वाली ये देख लीजिए। ये लोगों की जुबानी है कि कोई अभी बेहद डराने वाली है राजेश, ये स्थितियां बेहद डराने वाली हैं। चलिए अरुण जी, आपका बहुत शुक्रिया कि धनबाद की आपने तस्वीरें दिखाई हैं। हम और भी कहीं की तस्वीरें दिखाएंगे। सत्यव्रत आप हमारे साथ बने रहें, राजेश आप हमारे साथ बने रहें, हमारे और भी कई अन्य सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीर शर्मनाक है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी अभी आगे भी है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे लापरवाही की जाती है। लापरवाही की इंतहा क्या होती है। ताली बजाइए, ताली बजाइए कि आप झारखंड में हैं, ताली बजाइए कि आप रांची में हैं, कि यहां लापरवाह अधिकारी हैं। ईमानदार सचिव साहब देखिएगा, और देख करके अगर शर्म आए तो थोड़ा चेहरा नीचे झुका लीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। जो अपने मकान से करते हैं प्यार, वही लगाते हैं पीएमसी प्रेस्टीज टीएमटी बार। चुनिए सिस्कॉन 500D थर्मैक्स TMT बार, जो बनाए अपना घर अटूट।
एक और लापरवाही हम आपको दिखाते हैं ब्रेक के बाद। हुआ यूं कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से एक ट्रेन चली। यह स्पेशल ट्रेन थी। यह ट्रेन रांची के लिए चली और उसमें लगभग 2000 से लगभग 2500 के आसपास लोग बैठे होंगे। चलिए, छुक 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 करती ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से रांची पहुंची। 2500 लोगों को लिए हुए ये ट्रेन जब रांची में रुकी तो इसमें से उतरने वाले मात्र 30 से 32 लोग थे। आप सोचिए बाकी के लोग कहां गए। तो असल में ये ट्रेन जब पिछले स्टेशन पे नामकुम पे उतरी तो लोग वहां से निकल लिए। क्यों निकल लिए? क्योंकि लोगों को लगा कि भैया ऐसा है कि रांची स्टेशन पर कहां कोरोना की जांच होगी। अच्छा, और देखिए, अभी भी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि मधुपुर में कोरोना नहीं आ रहा। शर्म कीजिए, ये लाशों का अंबार आपको नजर नहीं आ रहा है क्या कि अभी भी मधुपुर में कोरोना है कि नहीं है वो? अरे जो मधुपुर में मर रहा है मरने दीजिए। आप तो अपनी चिंता कीजिए हुजूर, आप तो अपनी चिंता कीजिए, अपने परिवार की चिंता कीजिए। वाद विवाद, सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब कोरोना के आगे आकर के खत्म हो जाता है। अपने और अपने परिवार की चिंता कीजिए। कोरोना नहीं पूछेगा कि मधुपुर में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, कोई नहीं पूछेगा हुजूर। ये तस्वीरें देख करके आपको डर लगना चाहिए। बिना मतलब के घर से बाहर मत निकलिए, मास्क पहनिए, अपने बच्चों को कहिए कि वो मास्क पहने, बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। देखिए वो तस्वीरें कि रांची में जब ट्रेन उतरी तो क्या हुआ, ये रिपोर्ट दिखाइए। मुंबई से चली ट्रेन थी खचाखच भरी हुई। रांची जंक्शन पर उतरे मात्र 32 लोग, बाकी रास्ते में उतर गए। क्या बाकियों का टेस्ट हुआ? क्या बाकियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग हुई? इनमें से एक को भी कोरोना रहा तो? मुंबई से लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन के रांची पहुंचने की सूचना को लेकर रांची जिला प्रशासन और रेलवे पूरी तरह सतर्क और तैयार था। फैसला हुआ कि ट्रेन से उतरने वाले एक एक मुसाफिर का पहले कोरोना टेस्ट किया जाएगा, फिर मुसाफिर अपने घर के लिए जा पाएंगे। मगर हुआ यह कि पूरी ट्रेन से सिर्फ 32 मुसाफिर ही बाहर निकले, बाकी मुसाफिर रास्ते में ही उतर गए। पूरा ट्रेन खाली था कि भरा हुआ था? सब नीचे गए। कहाँ जाना? उतर गए सब। तुमको कहाँ जाना है? हमको इधर ही रांची। रांची जिला प्रशासन और रेलवे अथॉरिटी ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के RT-PCR टेस्टिंग की व्यवस्था की थी। जितने यात्री उतरे सभी का टेस्ट कराया गया और सबको अपने अपने घर जाने के लिए छोड़ दिया गया। रेलवे DPRO ने बताया कि यह नहीं कहा जा सकता कि यात्री बीच में कहां उतर गए। और यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से मेडिकल की टीम है। सारे यात्रियों का जो है देखिए, ट्रेन जो है बीच में रुकते हुए आ रही है, कई जगहों पर ये रुकी है। गोमो बोकारो होते हुए ये यहाँ पहुंची है। तो अलग अलग डेस्टिनेशन पे अलग अलग यात्री उतरे हैं और फिलहाल यहाँ पे लगभग 25 यात्री रांची स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से उतरे तमाम यात्री निम्न मध्यम वर्ग के दिखाई दे रहे थे, जो मुंबई में मजदूरी पेशा से जुड़े हुए होंगे। पेंटिंग का पेशा करने वाले मोहम्मद अफरोज ने बताया कि मुंबई में एक बार फिर नेक्स्ट लॉकडाउन की अफवाह फैली हुई है, इसलिए वह भी मुंबई से घर लौट आया है। जब तक हालात सामान्य नहीं होते वह वापस नहीं जाएगा। पेंटिंग के काम करते थे और वो काम मतलब चल रहा था, लेकिन कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग बिना टिकट के ही भाग गए। मतलब टिकट ट्रेन में बनवाए टीटी लोग से। हाँ, मतलब वही कुछ अफवाह भी हल्ला हो गया है कि चलो अगला साल के जैसा लॉकडाउन हो सकता है, इसके वजह से आप ज्यादा भाग रहे हैं। फिर वापस मुंबई अभी नहीं जाएंगे। मुंबई में जब तक ले माहौल शांत नहीं हो जाए तब तक ले नहीं जाएंगे। शुक्रवार को सूरत से एक इसी तरह की स्पेशल ट्रेन झारखंड आने वाली है, जो शाम के 5 बजे के आसपास हटिया स्टेशन पर रुकेगी। हालात को देखकर तो लगता है कि एक बार फिर जैसे जैसे हालात बिगड़ेंगे, झारखंड प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। चलिए, तो
धनबाद से अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रांची से रिम्स से सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरमू मुक्तिधाम रांची से हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मधुपुर से हमारे न्यूज 11 भारत के संपादक अनूप सोनू जी जुड़े हुए हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार सबसे पहले सत्यव्रत के पास आना चाहूंगा। सत्यव्रत, अब तक जो तस्वीरें हमने दिखाई तो एक बात तो साफ हो चुका है, साफ ये हो चुका है कि भाई न सिस्टम मान रहा है और न लोग मान रहे हैं। आप देखिए कि लोगों की जिम्मेदारी क्या थी कि भाई वो आ रहे थे बाहर से, अपने और अपने परिजनों के लिए उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए था, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों को बहाना है कि चुनाव में कोरोना नहीं है क्या, बंगाल में कोरोना नहीं है क्या, मधुपुर में कोरोना नहीं है क्या, तो क्या चाहते हैं जिंदगी को रोक दिया जाए? आप अपनी जिम्मेदारी न निभाने के लिए आपके पास 50 बहाने हैं, उन बहानों को आप निभाते रहिए कि मधुपुर मधुपुर करते रहिए, बंगाल बंगाल करते रहिए, और उसके बाद हरमू मुक्तिधाम के बाहर की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, और सिस्टम तो सत्यव्रत सुधरने का नाम ले ही नहीं रहा। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य विभाग तो लापरवाह है, लेकिन वो लोग जो कि लगातार यह बात करते हैं खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या मधुपुर या फिर उन राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना नहीं है, वैसे लोगों को मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, लाइव तस्वीर आप देखिए अभिषेक, कि रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के बाहर आपको 2 एम्बुलेंस लगे हुए दिख रहे होंगे। एक एम्बुलेंस जो सबसे आगे लगा है वो पिछले 2 घंटे से यहाँ खड़ा है, और उसमें एक कोरोना का पॉजिटिव संक्रमित वृद्ध व्यक्ति है। 2 घंटे से अब तक उसे बेड नहीं मिल पाया। लगातार उसके मॉनिटर को जब मैं देखने गया था तो लगातार उसका पल्स रेट जो है वो गिरता जा रहा था, ऑक्सीजन कम हो रहा था। दूसरा एम्बुलेंस आप देखिए, यह भी एम्बुलेंस आए हुए करीब 45 मिनट हो चुके हैं। एक व्यक्ति लगातार एम्बुलेंस में जो है वो परेशान है, बीमारी दर्द के कारण छटपटा रहे हैं, और परिजनों की स्थिति देखिए, लगातार जो परिजन है वो परेशान है। लगातार जो परिजन के लोग हैं वो लगातार ट्रॉमा सेंटर के अंदर जाते हैं, मरीज डॉक्टरों से बात करते हैं, फिर व्यवस्था बनाई जाती है, और लगातार जो है वो ट्रॉमा सेंटर के अंदर बाहर एम्बुलेंस में आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों को देखनी चाहिए जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर में बैठकर लोगों को यह बताते हैं कि क्या बंगाल में चुनाव नहीं है, मधुपुर चुनाव नहीं है। तो ये जो परिवार के सदस्य जो अभी परेशान हैं, जिनके परिवार का एक सदस्य कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है, गंभीर हाल में रिम्स लाया गया है, इनसे आकर पूछे कि क्या मधुपुर और बंगाल में चुनाव है, वहां कोरोना है या नहीं है, क्योंकि परिस्थिति आप ही को झेलनी है। इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सोया हुआ है। पिछले बार स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया था, हमने लगातार स्वास्थ्य विभाग की बड़ाई की थी, लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग सोया है। आप बताइए अभिषेक, अगर कोई व्यक्ति कोरोना के संक्रमण के दौरान या फिर अगर कोई कोविड के स्वास्थ्य व्यवस्था अगर लेना चाहता है, सबसे पहले आप जाते हैं कोरोना सैंपल जांच के लिए, लंबी लाइन लगी रहती है। आज अगर लाइन में लगेंगे तो कल आपके सैंपल की जांच होगी, सैंपल की अगर जांच हो जाती है तो उसका रिपोर्ट आने में कई बार 10 दिन लगेंगे। पता चला आप पॉजिटिव थे, निगेटिव हो गए, और अब 10 दिन बाद जो आपको रिपोर्ट मिल रहा है उसमें आप पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप बीमार होते हैं, संक्रमित होते हैं, अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में बेड की कमी है, 2 घंटा गंभीर रूप से बीमार मरीज को एम्बुलेंस में पड़ा रहना पड़ रहा है। बिल्कुल शर्मनाक तस्वीरें हैं, तो कई तरह की जो मेडिकल ये तस्वीरें शर्मनाक है। देखिए अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनबाद से, और अरुण के साथ शायद कुछ लोग भी मौजूद हैं। अरुण जी, हम तो चाहेंगे कि भाई लोग इस सिस्टम के बारे में, ये जो सिस्टम डेवलप हुआ है, इस सिस्टम के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, आप उन्हीं से बात करके बताएं। निश्चित रूप से अभिषेक, जब मैं यहाँ पे अपने इस डिबेट में हम शामिल हुए थे तो कुछ लोग भी थे जो इस हॉस्पिटल में आए हुए अपने किसी न किसी मरीज के साथ, कोरोना की जो सरकारी व्यवस्था है उससे ये कितने संतुष्ट है और क्या इनके नज़र में क्या कुछ है, सीधे इनसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप यहाँ आप किसी पेशेंट के साथ हैं? हाँ, एक पेशेंट मेरा अपने भर्ती है यहाँ पर, और सबसे पहले तो मैं न्यूज 11 का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कवरेज करके लोगों को, मतलब नहीं होता है कि करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जो सरकार जो व्यवस्था कर रखी है कोरोना से जंग के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि की बात नहीं है, अपने आप में सुरक्षा अगर नहीं रहेगी तो सरकार क्या करेगी भाई। सरकार तो बहुत ठीक है आपको बता रही है, अगर हम उसका निर्देश का पालन नहीं करेंगे तो सरकार तो अगर हमको बचा तो नहीं लेगी ना। हमको अपने आप में सुरक्षा करनी है, जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोग को अपनी काम करनी है। तो मैं निवेदन करूंगा धनबाद की जनता से कि अपने आप में सुरक्षा कीजिए। सरकार क्या कर रही है वो अलग बात है,
लेकिन हम अपने आप लेकिन फिर भी जैसा कि स्थिति हो रखा है, सरकारी अस्पताल में पैक है, जो टेस्ट जो है वो समय पे नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, आज शाम में हम लोग मतलब नहीं होता गए थे हम लोग देखने, लेकिन लोग आ जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उस चीज को हम लोग को मेंटेन करना होगा, पब्लिक को भी थोड़ा अवेयर होने की हाँ करने की जरूरत है। देखिए अभिषेक, ये लोग मानते हैं जो पब्लिक को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। और स्टेशन की जहाँ तक आपने रेलवे की जांच की बात कही, तो उस मामले में थोड़ी सी धनबाद में बेहतर स्थिति है। यहाँ धनबाद जिला प्रशासन को ये लग रहा था, जो पहले जो शिकायतें आ रही थी, जो पहले लोग उतर जा रहे हैं धनबाद से पहले ही, और स्टेशन के अलावा अब गोमो स्टेशन पे भी टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया गया। तो वहाँ से आज जो है कुल 3 पैसेंजर मिले जो उतरे थे गोमो स्टेशन पे, वो पॉजिटिव थे। और टोटल धनबाद जिले में आज 748 पैसेंजर उतरे हैं ट्रेनों से, जिनमें 5 पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप संक्रमितों को वहीं पे चेक कर लेंगे और उनको रोक लेंगे, तो इससे संक्रमण का प्रसार के बढ़ने के खतरे से रोका जा सकता है। बिल्कुल जी अरुण, बहुत शुक्रिया आपका कि धनबाद की तस्वीरें आपने दिखाई। अब मैं एक बार हमारे संपादक अनूप सोनू साहब के पास आना चाहूंगा। अनूप जी देखिए, अभी भी आप देखिए, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई अभी भी वो जिम्मेदारी के लिए तय कर चुके हैं कि या तो मोदी जिम्मेदार है या हेमंत सोरेन जिम्मेदार है। उनके पास ये 2 नाम है, लेकिन खुद को वो जिम्मेदार नहीं मानना चाहते। आप देखिए कि एक ट्रेन आती है मुंबई से, अब ना मोदी जी आकर के एक एक आदमी से अपील कर सकते हैं कि भाई आप रुक जाइए, कोरोना टेस्ट करवा के जाइए, ना हेमंत सोरेन आकर के और अपने काम धाम छोड़ करके और आ सकते हैं कि हाथ जोड़ के खड़े रहें स्टेशन पे कि सर आप लोग टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट के लिए तो जिम्मा हमें ही उठाना है कि भाई हमें अगर ऐसा फील हो रहा है तो हमें अपना टेस्ट करवा लेना है। मास्क न पहनने का लोगों के पास यह बहाना है कि क्या मधुपुर में चुनाव है तो वहां पर मतलब वहां कोरोना नहीं है, क्या बंगाल में कोरोना नहीं है, और इसीलिए हम मास्क नहीं पहनेंगे। और यही जिद है लोगों की कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो सरकार का फैलाया हुआ ये है वो है, सरकार शिक्षा व्यवस्था चौपट करना चाहती है, फलाना ठिकाना। ठीक है, सिस्टम में कमी है, इस बात से हम मानते हैं, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन क्या इससे लोगों की जिम्मेदारी कम हो जाती है? अनूप जी जी बिल्कुल भारती, आपने सही फरमाया। मैं सबसे पहले आपकी वो शंका दूर कर दूं। वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मधुपुर में चुनाव है तो यहाँ पर कोरोना नहीं है क्या, मैं बता दूं उन लोगों को जो लोग ये सवालात उठाते हैं कि कल के जो आंकड़े आए हैं, जो विस्फोट हुआ है, कोरोना के आंकड़ों में विस्फोट हुआ है, 2350 से ऊपर के आंकड़े आए हैं पूरे झारखंड में। 86 देवघर डिस्ट्रिक्ट में कल नए मरीज मिले, 86, और मधुपुर देवघर डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा है, उसमें ज्यादातर आंकड़े मधुपुर के ही हैं। यहाँ चुनाव जरूर है, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो शिकार हो रहे हैं। इसलिए कोई ये भ्रम में ना रहे कि कहीं कोरोना है और कहीं कोरोना नहीं है। सरकार जहां चाहती है वहीं कोरोना जाता है, सरकार जहां नहीं चाहती वहां कोरोना नहीं जाता है। आम लोगों पर शिकंजा और सियासतदानों पर शिकंजा नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज की अपनी प्रक्रिया, परंपराएं, प्रोटोकॉल होती है, हर चीज का एक अपना नियम, कायदा, कानून बना हुआ होता है। लेकिन आप अपने गिरेबान को तो झांकिए, अपने गिरेबान को देखिए, फिर सरकार पर या दूसरों पर उंगली उठाइए। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि दूसरों को पहचान रहे, पहले खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि उसमें क्या कमी है। उसने नहीं पहना मास्क तो मैं भी नहीं पहनूंगा, उसने नॉनवेज नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, वो नॉनवेज खाता है तो मैं भी खाऊंगा। डॉक्टर से सलाह आप लेने जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आप शराब मत पियो, तो आप एग्जाम्पल देते हैं कि उसका लीवर खराब है फिर भी वो शराब पीता है तो मैं क्यों ना पीऊं। ये सब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाली बातें हैं भारती, और हम ये सब करके खतरे को निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। जरा उन लोगों को कहिए कि शमशान घाटों पर जाएं और उनके वेटिंग लिस्ट देखें कि कितनी लाशें पड़ी हुई हैं अंतिम संस्कार के लिए। वो लोग शायद उन तस्वीरों को जो हम दिखा पा रहे हैं, जो हालात है रांची के, राजधानी रांची की, वो तस्वीरें बता रही हैं आपको, एक बार फिर से कह रही हैं कि अब आप लापरवाही के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। अब तक लापरवाही आपने की, लिहाजा कोरोना ने ऐसा रिटर्न बैक किया, ऐसा रिटर्न बैक किया, रिवर्स बैक किया कि फिर अब संभल नहीं रही है स्थिति। अब ये तस्वीरें आपको आगाह कर रही हैं, कह रही हैं कि अगर यहां से नहीं चेते तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ना आपकी दलीलें बचा सकती है, ना ही आपकी सोच बचा सकती है, और ना ही आपका जिद बचा सकता है। मैं एक बार जमशेदपुर चलूंगा, जमशेदपुर की तस्वीरें भी देखनी बेहद जरूरी है। अनूप जी आप हमारे साथ बने रहें। प्रभात हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं।
प्रभात, जमशेदपुर की तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए यहां रांची में तो स्थितियां डराने वाली हैं। लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, उन्हें समझाइए तो कहते हैं कि भाई कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है इसलिए चुनावी रैलियों में नहीं जाता, सिर्फ स्कूल और कॉलेज में। अभी भी उन्हें मजाक समझ में आ रहा है सारी चीजें। ये तस्वीरें भी उनके लिए मजाक है। ये जो अपने मृत परिजनों को शमशान घाट के बाहर लेकर के और इंतजार में बैठे हुए लोग हैं ना, इनके आंसू भी उनको मजाक लग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकर के इन्हें रुला करके और चले जा रहे हैं, या फिर मोदी जी दिल्ली से आकर के इन्हें रुला करके चले जा रहे हैं। उनके शायद उनके अंदर की संवेदनशीलता जो है वो शायद खत्म हो गई है और अभी भी इन्हें सब कुछ मजाक लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ना हम मास्क नहीं पहनेंगे, कोरोना हमारा अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभात, जमशेदपुर के हालात क्या है? बिल्कुल भारती, देखिए अगर जमशेदपुर की हालात की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जो जिला प्रशासन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, कंटिन्यू मास्क चेकिंग, सामाजिक दूरी, या बाजारों में या होटलों में अन्य जगहों पर, लेकिन लोग अभी भी बाजारों में जिस तरीके से नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। और निश्चित यह कह सकते हैं कि अब हम अंतिम पायदान पर है। अगर आप अभी भी नहीं चाहते तो जिस तरीके से लाशों का ढेर जैसे आपने बताया कि रांची में हो रहा है, वैसे अगर जमशेदपुर की अगर हम बात करें, पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो आज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज की जो संख्या थी जी मौत की, वो 6 थी। आज 6 बॉडी को डिस्पोजल किया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बर्निंग घाट है। इसी बर्निंग घाट में जिला प्रशासन ने एक, यहाँ जमशेदपुर में 2 बर्निंग घाट है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा एक ही बर्निंग घाट में जो कोविड पेशेंट आते हैं उनको 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही डिस्पोजल किया जाता है। हालांकि अगर हम अन्य मौतों की बात करें तो उसका आंकड़ा जरूर बढ़ रहा है भारतीय, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आज की अगर हम बात करें तो अगर ये बर्निंग घाट में 24 शव को यहाँ जलाया गया है और जो पार्वती घाट है वहाँ 12 शव को जलाया गया था। तो मौत का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन कोविड का अगर हम कहें तो कोविड में जो 6 लोगों की मौत थी उसकी डिस्पोजल हुई है और अन्य मौतें जो है दोनों तरफ मिलाकर अगर हम कहें तो 30 का आंकड़ा पार कर गया। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रहा है कोरोना का, या हम MGM अस्पताल बोले या फिर TMH बोले या टाटा मोटर, अन्य बीमारियों से भी लोगों की मौत हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है डॉक्टरों को इलाज करने में, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पेशेंट पहुंचता है सीरियस होने का, उसको कोविड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात जरूर है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं मौत का, कोविड का जो आंकड़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो जनरल बीमारी से लोग मर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, जिस तरीके से जमशेदपुर में हो रहा है। रही बात आपने कहा कि लोग कहीं ना कहीं जरूर लापरवाह है, प्रशासन अपनी मौजूदगी दिखा रहा, स्वास्थ्य विभाग हर दिन करता है, और ये जरूरी नहीं है कि प्रशासन और के डंडे से चलाने के बाद ही आप माने, क्योंकि आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने समाज के बारे में सोचना है, अपने घर के बारे में सोचना है। कि जिस तरीके से अगर 2020 की हम बात करें भारती, तो आज के दिन में 2020 में करीब 8000 पूरे देश में आंकड़े शो कर रहे थे, लेकिन आज की स्थिति पूरे देश में है 1,56,000 पहुंच गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में यह समझदारी अभी भी नहीं आई है, जैसे समझदारी दिखानी चाहिए। लॉकडाउन के दरमियान लोग घरों में रहें, लेकिन आज जो स्थिति है सरकार ये कर रही है कि भाई आपको थोड़ी अर्थव्यवस्था भी सुधरे, और अगर आप तैयार हो जाए, आप मानने को तैयार हो जाए कि नहीं हमको इस बीमारी को लड़कर खत्म करना है, तो निश्चित है आपको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा और सामाजिक दूरी का पालन जरूर करना होगा। अगर ये से बिल्कुल सही बात है। देखिए एक बार मैं सत्यव्रत के पास इसी सवाल के साथ आऊंगा। सत्यव्रत, स्वास्थ्य विभाग तो फेल है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे ईमानदार स्वास्थ्य सचिव साहब की बात करें, चाहे हम अपने मेहनतकश स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करें, लेकिन भुवनेश्वर तो सैंपल्स चले गए हैं, लेकिन अब आगे क्या? आगे टेस्टिंग को लेकर के आखिर क्या तैयारी? क्या अभी भी टेस्ट के लिए हम भुवनेश्वर के भरोसे ही बैठे रहेंगे, या ये बैकलॉग क्लियर होने की कोई उम्मीद है कि भाई फ्यूचर में, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा, भविष्य में रिजल्ट देने की, जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट के रिजल्ट देने की तैयारी है जल्दी जल्दी? तो देखिए फिलहाल अभी से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि कल से टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो और ज़्यादा तेज की जाएगी और कई और नए टेस्टिंग केंद्र बनाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हर बार विभाग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। आपको याद होगा अभिषेक, जब कोरोना का संक्रमण आया था और उस वक्त मरीजों के इलाज के लिए, संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेसिस काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, और लगातार वैसे जो संक्रमित होते थे उन्हें प्लाज्मा की जरूरत होती थी। चिकित्सक लगातार उन्हें प्लाज्मा देते थे, खासकर वैसे लोग जो कि कोरोना के संक्रमण से ठीक हो जाते थे, उनके शरीर से, उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता था और वो उन मरीजों को चढ़ाया जाता था जो कि कोरोना के संक्रमित हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं।
लगातार जागरूकता फैलाई गई, कई लोग प्लाज्मा के लिए आ गया है। लगातार जिला प्रशासन के जो जवान थे, पुलिस के जवान थे, वो लगातार प्लाज्मा डोनेट करते थे। लेकिन इस बार आप देखिए प्लाज्मा को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, ना जिला प्रशासन की तरफ से, ना स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसा कदम उठा रहा है जिससे से ज्यादा जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। फिलहाल जो है वो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जो फिलहाल इस कोरोना के महामारी के लिए रामबाण बताया जा रहा है, उसकी कमी है राज्य में। 2000 लोगों को हर दिन जरूरत है, लेकिन सिर्फ 500 से 700 लोगों को मिल पा रहा है। आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह है। यानी कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है। कोरोना जांच के लिए जाएंगे तो समय पे आपका जांच नहीं होगा। अगर जांच हो जाता है, सैंपल ले लिया जाता है, तो समय पे जांच रिपोर्ट नहीं आएगा। मरीज अस्पताल के दहलीज पर आकर पड़े रहते हैं। देखिए अभी भी मरीज पड़े हुए हैं, लेकिन अब तक उन्हें भर्ती नहीं लिया गया। देखिए वो तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं कि मरीज अस्पताल के द्वारे पर खड़े हैं। ये 2 एम्बुलेंस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। परिजन रो रहे हैं कि भाई हमारे जो मरीज हैं उनको एडमिट कर लीजिए, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कि असम, मधुपुर, बंगाल का बहाना देने वाले लोग कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, वहां कोरोना नहीं है क्या, तो आप देख लीजिए कि क्या इनके पास ये सवाल कर सकते हैं आप? क्या आप में हिम्मत है कि आप इनसे सवाल कर सकें कि क्या आप ऐसे यहां पर आकर के खड़े हैं, बैठे हुए अस्पताल में? ले जाइए अपने मरीज को। क्या आपको लगता है कि बंगाल में इनको बंगाल लेके जाइए, इनको मधुपुर लेके जाइए, इनको असम लेकर के जाइए? क्या आप में हिम्मत है इसकी? बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। मैं चैलेंज करता हूं कि आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी। और हमारे साथ हमारे संपादक अनूप सोनू साहब जुड़े हुए हैं। अनूप जी, ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। हमारे पास चूंकि वक्त अब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए ये जो परिजन इंतजार कर रहे हैं, आप तो रांची में नहीं है, लेकिन मैं रांची की तस्वीरें आपको बता रहा हूं कि आप सोचिए कि 10 से ज्यादा शव रिम्स में इसलिए इंतजार कर रहे हैं चूंकि हरमू मुक्तिधाम में दोनों मशीनें खराब हो चुकी हैं जिसमें दाह संस्कार होता है। हरमू मुक्तिधाम के बाहर कम से कम 8 से 9 एम्बुलेंस खड़ी हैं जिनमें शव हैं, जो कि पिछले 8 से 10 घंटे से वहां पर इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि मौत तो मुक्ति होती है, लेकिन यहां पर तो मौत के बाद भी तरुज्जत हो रही है। और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? अनूप जी। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें कितनी भयावह हैं, जिस तरीके से आप इसे परिभाषित कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल जीवंत तरीके से, विस्तारित रूप से आप बता रहे हैं भारती, इसका अंदाजा शासन को भी हो गया है। तभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जब हमने ये सवाल किया कि रांची में स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है, हालात भयावह होते जा रहे हैं, शमशान घाटों पे लाइनें लग रही हैं, अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है, त्राहिमाम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, तो उस सवाल के जवाब के बाद जब उन्हें लगा कि नहीं वक्त आ गया है, उन्होंने कहा कि मैं अपना चुनावी दौरा रद्द करता हूं और तुरंत रांची के लिए प्रोसीड करता हूं। ये खबर आपने भी दिखाई, लेकिन सवाल ये है कि अब क्या हमारे पास सिस्टम के पास, शासन के पास वो कौन सा हथियार है, वो कौन सा तकनीक है जिससे इन तस्वीरों को बदला जा सकता है? मुझे नहीं लगता, बस एक ही रास्ता है। आप शासन का सहयोग करें, आप प्रशासन का सहयोग करें, आप अपने परिवार का सहयोग करें और अपना सहयोग करें, तभी जाकर ये तस्वीरें बदल सकती हैं। अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अपने न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से आप जितने दर्शक हैं और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि इसे एक सोशल रिवॉल्यूशन मान के इसको संकल्प बना ले, आज के आज वो प्रण ले कि हम एक नागरिक होने के नाते हम इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, हम लोगों के काम कैसे आ सकते हैं, हम देश हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तो बस ऐसे ही काम आ सकते हैं कि लापरवाही मत बरतिए। बिल्कुल, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। चलिए आप तस्वीरें देख सकते हैं जी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। 9 बज रहा है और ये पीछे की तस्वीरें देखिए। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत रह नहीं जाती इन तस्वीरों को देखने के बाद। बाकी आप भी समझदार, हम भी समझदार, जनता भी समझदार, तो आप लोग सब समझिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपका बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत आपका बहुत शुक्रिया, प्रभात आपका, अरुण आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है। क्या आप चाहते हैं कि आप यही सवाल पूछें
कि भाई बंगाल में चुनाव है, क्या वहां कोरोना नहीं है? मधुपुर में क्या कोरोना नहीं है? क्या अभी भी आपको लगता है कि आप हेमंत सोरेन मोदी, हेमंत सोरेन मोदी, मोदी हेमंत सोरेन का खेल खेलते रहें, या फिर आपको अपनी जिम्मेदारी समझ करके और अपना जो कर्तव्य है वो निभाना है, मास्क लगा करके, बिना मतलब बाहर घर से ना निकल करके और प्रशासन का सहयोग करके? ये आपको तय करना है। आप समझदार हैं, आप जनता हैं, आप जनार्दन हैं, आप तय कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।